हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। और आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग जीके के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की है। आपको बताना है कि जो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति की वह क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है कार्यकारी शक्ति है, ऑप्शन बी है विधायी शक्ति है, ऑप्शन सी है अर्ध न्यायिक शक्ति है और ऑप्शन डी है कूटनीतिक शक्ति है। तो आपको बताना है कि अध्यादेश जारी करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है वह कौन सी शक्ति है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वह है विधायी शक्ति। तो राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है उसे विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, जिसके माध्यम से वह क्या करते हैं, अध्यादेश को जारी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विषाणु में पाया जाता है, यानी कि विषाणु किन चीजों से मिलकर बनाता है, उसमें क्या पाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन और लिपिड, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, और चौथा ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो आपको बताना है कि जो विषाणु में क्या पाया जाता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। तो हमारा सही आंसर होगा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए अपना आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलयन के पीएच मान होता है। आपको बताना है कि एक उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान कितना होगा, पीएच वैल्यू कितना होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है 7। तो जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। पीएच विलयन का उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, 7 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक होगा, यानी कि आपको बताना है कि जड़त्व किसका अधिक होगा। ऑप्शन ए है साइकिल, ऑप्शन बी है रेलगाड़ी, ऑप्शन सी है कार और ऑप्शन डी है बस। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा वह रेलगाड़ी का होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा, रेलगाड़ी का। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ हमारे सामने आता है कि निम्नलिखित में से एसेटिक अम्ल किसका अन्य नाम है। तो एसेटिक अम्ल किसका अन्य नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है सिरका, ऑप्शन बी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जो एसेटिक अम्ल है वह सिरका में पाया जाता है, इसलिए सिरका को एसेटिक अम्ल का दूसरा नाम भी यहाँ पर हम कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो आपको बताना है कि वह कौन सा रोग है जो जीवाणु के माध्यम से होता है। ऑप्शन ए है हैजा, ऑप्शन बी है चेचक, ऑप्शन सी है पेचिस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा हैजा। हैजा जो है वह रोग जीवाणुओं के कारण होने वाला एक बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो आपको बताना है कि बुद्धि और चतुराई का कौन सा केंद्र है जो मानव मस्तिष्क में पाया जाता है। ऑप्शन ए है सेरिब्रम, ऑप्शन बी है स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन डी है हाइपोथैलेमस और ऑप्शन डी है सेरिबेलम। तो यहाँ पर जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है वह सेरिब्रम को माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यह है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होनी चाहिए, यानी कि अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 21 वर्ष, ऑप्शन बी है 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष और ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष के बाद आप कितने भी उम्र तक प्रधानमंत्री यहाँ पर बन सकते हैं। आगे है कि भारत
आगे है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार आपको बताना है कि यदि राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो वह किसे देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति को और ऑप्शन डी है मुख्य चुनाव आयुक्त को। तो जब भारत के राष्ट्रपति को अगर अपना त्यागपत्र देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। ऑप्शन ए हमारा सही है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे सामने प्रश्न है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी से निकलती है। तो आपको बताना है कि नर्मदा जो नदी है वह मध्य प्रदेश से निकलती है तो वह किस पहाड़ी से होकर निकलती है, यानी कि नर्मदा का उद्गम स्थान आपको बताना है कि वह किस पहाड़ी से निकलती है। ऑप्शन ए है अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नीलगिरी की पहाड़ियों से और ऑप्शन डी है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो जो हमारा नर्मदा नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिए, वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर जरूर दीजिए और देखिए कि आप कितना सही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यानी कि अगर वाष्पीकरण और द्रवण की प्रक्रिया एक साथ किया जाए, एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उत्सादन, ऑप्शन बी है अश्वनीकरण, ऑप्शन डी है क्रिस्टलीकरण और ऑप्शन डी है वर्णलेखन। तो यहाँ पर अगर वाष्पीकरण और द्रवण की प्रक्रिया एक साथ हो तो इसे आस्वनीकरण कहते हैं, आस्वनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो आपको बताना है कि जीव विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं जो जीव की संरचना और उसके अंगों के बारे में अध्ययन करता है, उसे उस शाखा को क्या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी विज्ञान, ऑप्शन बी है शरीर रचना विज्ञान, ऑप्शन सी है क्रोनोबायोलॉजी और ऑप्शन डी है कवक विज्ञान। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी शरीर रचना विज्ञान। शरीर रचना विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों की हम शरीर की संरचना और उसके अंगों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है। तो आपको बताना है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है। चलिए यहाँ पर आप ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन डी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर चीन के साथ जो लंबी सीमा साझा करती है वह हमारा अरुणाचल प्रदेश से राज्य है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से का जो राज्य है वह चीन के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा यहाँ पर साझा करती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर यह है कि हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था। तो हिमालय की उत्पत्ति के संबंधित जो सिद्धांत है उसे किसने दिया था ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है हेरी हेस, ऑप्शन बी है कोबर, ऑप्शन सी है पेंक और ऑप्शन डी है ब्रेंट। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोबर। तो कोबर ने यहाँ पर हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित भूसन्नति सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो हिमालय से संबंधित जो भूसन्नति का सिद्धांत है वह कोबर के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है कि संविधान में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित करते हैं। तो संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को निर्धारित करता है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 170 और अनुच्छेद 169। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के कर्तव्य को निर्धारित करता है वह है ऑप्शन नंबर हमारा बी 167
1967 जो अनुच्छेद है वह यह निर्धारित करता है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन है। तो आपको बताना है कि मूल अधिकार से संबंधित कौन सा मामला यहाँ पर है। चलिए आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ऑप्शन बी है शर्मा बनाम कृष्णा 1959। ऑप्शन सी है मुंबई राज्य बनाम बालासार 1951 और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा मामला है जो मूल अधिकार से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यही वह मामला है जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारे सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि फिलामेंट लैंप में विद्युत के किस प्रभाव का प्रयोग होता है। जो फिलामेंट लैंप होते हैं उसमें विद्युत के किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है गैस आयनन प्रभाव को, ऑप्शन बी है रासायनिक प्रभाव को, ऑप्शन सी है उष्मीय प्रभाव को और ऑप्शन डी है चुंबकीय प्रभाव को। तो यहाँ पर अगर फिलामेंट लैंप में विद्युत के प्रभाव को देखें तो वह उष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। तो फिलामेंट लैंप में विद्युत के उष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। यदि आपको आंसर मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश जरूर कीजिए और आप बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमण रोग नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा एक संक्रमण रोग नहीं है जो संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए देखिए चेचक है, ऑप्शन बी है मधुमेह, ऑप्शन सी है यक्ष्मा और ऑप्शन डी है हैजा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है मधुमेह। मधुमेह जो है वह संक्रमण रोग नहीं है और यक्ष्मा का मतलब होता है क्षय रोग, ये याद रखिएगा। क्षय रोग यह फेफड़ा से संबंधित होता है क्षय रोग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि नील हरित शैवाल किस समूह में आते हैं। आपको बताना है कि जो नील हरित शैवाल हैं वह किस समूह में आते हैं। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन सी है कवक, ऑप्शन डी है यूबैक्टीरिया। तो यहाँ पर जो नील हरित शैवाल है ना वो साइनोबैक्टीरिया समूह में आता है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, साइनोबैक्टीरिया समूह में। ठीक है, तो नील हरित शैवाल जो है वह साइनोबैक्टीरिया समूह में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो साक्षरता दिवस है ये कब मनाया जाता है ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन को देख लीजिए पहले। ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 8 सितंबर और ऑप्शन डी है 2 फरवरी। फिर से एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 फरवरी, ऑप्शन सी है 8 सितंबर और ऑप्शन डी है 2 फरवरी। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।